ओके, सो एस्थमा, एज वी नो, ये इन्फ्लेमेशन होती है एयरवे की. इट अकर्स बिकॉज ऑफ सम ट्रिगर होता है जिसकी वजह से होती है. ठीक है, तो ये बच्चों में कॉमन होता है, बच्चों से लेके फिर बड़ों में भी ये कॉमनली होता है. ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो अक्यूट एस्थमा एक्सरबेशन अटैक के साथ आते हैं. ठीक है, और एग्जिसर्बेशन के साथ जो है वो हमें लॉन्ग टर्म केयर की गाइड करना होता है पेशेंट को. जो भी मेडिसिन होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करनी होती है. सो एस्थमा इज एक्चुअली अ नॉन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज. चूंकि ये इसका ट्रिगर होता है और ट्रिगर के बाद ये खुद ही जब आप इसको ट्रीटमेंट देते हैं द पेशेंट गेट्स बेटर. अगर ट्रिगर को अवॉइड करें तो अटैक्स नहीं होते हैं. ठीक है, तो इसलिए जो है वो ये नॉन क्रॉनिक होता है क्योंकि ये जल्दी ठीक हो जाता है. ट्रिगर ना हो तो फिर ये नहीं होता, इसलिए इसको नॉन क्रॉनिक बोला जाता है. एस्थमा अगर एग्जर्बेशन के साथ पेशेंट आ रहा है तो हमें जो है वो उसको ट्रीट करना है एज एन इमरजेंसी, बिकॉज द पेशेंट्स एयरवे इज एट थ्रेट. तो एयरवे कॉम्प्रोमाइज होने का थ्रेट होता है, हाइपोक्सिया होने का जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, टेंशन हो सकती है. तो इसलिए जो है वो इमरजेंसी हमारे पास एस्थमा एक्सरबेशन में. एजुकेशन में हमें पेशेंट को ये एजुकेट करना है कि ट्रिगर्स को अवॉइड करना है. जैसे कोई एलर्जेंस हैं, जैसे आजकल पॉलन का वेदर है, फॉल का वेदर है या अर्ली स्प्रिंग्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पॉलन्स होते हैं. तो इस तरह से अगर कोई एलर्जन है, फॉर एग्जांपल अ पेशेंट सेज कि उसको डस्ट से एलर्जी है, या किसी को जो है वो स्मोक से एलर्जी है या परफ्यूम से एलर्जी है, तो जो भी एलर्जन है उसको अवॉइड करना है. या कुछ लोग स्ट्रेस से एलर्जिक होते हैं, स्ट्रेस होता है उनको, एजमा का अटैक होता है, तो एज़मा स्ट्रेस को रिड्यूस करें. या कोई इन्फेक्शन है जैसे नज़ला खांसी वगैरह हो रहा है और उसके बाद एज़मा का अटैक हो रहा है, सो अगर इन्फेक्शन से है तो इन्फेक्शन को अवॉइड करना है. लॉन्ग टर्म एस्थमा की जो मेडिसिन है दे आर सेम लाइक सीओपीडी, दोनों का ट्रीटमेंट इज सिमिलर. तो उसमें जो है वो एल्ब्यूट्रॉल इनहेलर्स यूज करने हैं, रेस्क्यू इनहेलर्स होते हैं या एज प्रिस्क्राइब वट एवर. और इसके जो साइड इफेक्ट है दैट इज ट्रेमर्स होते हैं इसकी वजह से. एल्ब्यूट्रॉल की वजह से इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर्स इंक्रीज हो जाते हैं, इंसोम्निया कॉज करती है. इंसोम्निया जो है वो बहुत कॉमन है विथ एल्ब्यूटरॉल. इसके अलावा जो मेडिसिन दी जाती हैं दैट इज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जो इनहेल्ड फॉर्म में होते हैं, जैसे ब्यूटिसोनाइड है या फ्लूटिकेसोन्स हैं. तो ये इनहेलर्स हैं. इसको जो है वो इनहेल करना है. ठीक है, वो मेडिसिन एक स्पेसर, एक डिवाइस आती है, स्पेसर के अंदर मेडिसिन डाली जाती है और फिर इसको इनहेल किया जाता है. अब चूंकि ये इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं तो ये क्या करते हैं कि हमारे मुंह के जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं उसको सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से फंगल जो कैंडिडाइसिस होता है दैट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द माउथ, तो वो ओवर ग्रोथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द जो नॉर्मल फ्लोरा है या हमारे WBCs हैं वो उसका काम करना खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैंडिडाइसिस बहुत कॉमनली हो सकता है. एंड कैंडिडाइसिस इज फंगल इन्फेक्शन. तो इसलिए हमें पेशेंट को गाइड करना है कि जब भी पेशेंट जो है वो ये इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करें तो फिर उसके बाद जो है वो माउथ को रिंस करें अच्छे से, ताकि जो मेडिसिन है माउथ के अंदर रह गई है, क्योंकि दिस इज targeted to be given in the lungs or in the airway, नॉट इन द माउथ. ठीक है, मुंह के अंदर कोई मसला नहीं हो रहा, तो मुंह को जो है वो रिंस करे अच्छे से ताकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है मेडिसिन के वो निकल जाए. और थ्रश का जो है वो ट्रीटमेंट दैट इज नाइस्टेटिन, एंटी फंगल होता है. एंटी फंगल को किस तरह से देना है, स्विश और स्वालो. तो उसका एक ड्रॉपर भर के पेशेंट के मुंह में डाला जाता है, उसको बोलते हैं कि कुल्ली करे, और कुल्ली कर करके और फिर बाहर ना निकाले, इसको स्वालो कर लें. अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट डेंचर्स यूज करते हैं तो डेंचर्स के लिए जो है वो उनको बोला जाता है कि डेंचर्स भी अगर निकाल के और फिर उसको नाइस्टेटिन के जो सोल्यूशन है उसके अंदर रखें ताकि वो भी इन्फेक्शन अगर डेंचर्स के अंदर है तो वो भी किल हो जाए. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट? नो मैम. नो. ओके. इसके बाद रेस्पिरेटरी ड्रग्स
कौन कौन सी यूज होती हैं, तो उसमें साबा और सामा बहुत कॉमनली यूज होते हैं। साबा इज शॉर्ट एक्टिंग बीटा एड्रिन और एगोनिस्ट होते हैं। एल्ब्यूट्रॉल इसकी एग्जांपल जो अभी हमने पढ़ी, इसका ये क्या करता है कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो रही है, चेस्ट कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, उसको कम करता है और ब्रोंक्यूल्स को जो है वो डायलेट कर देता है। डायलेशन होने की वजह से इसका साइड इफेक्ट ये है कि साइलेंट चेस्ट हो सकती है जिसके अंदर एयर एंट्री बिल्कुल ही बंद हो जाए, ठीक है। तो जो है वो अगर साइलेंट चेस्ट है, फॉर एग्जांपल इफ यू गेट अ क्वेश्चन लाइक के पेशेंट जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया की कंप्लेन कर रहा है, ऑन ऑस्कल्टेशन कोई ब्रेथ साउंड्स नहीं आ रहे, इमीडिएटली सोचना है कि साइलेंट चेस्ट हो रहा है, ठीक है। अगर साइलेंट चेस्ट हो रहा है तो इमीडिएटली पेशेंट को इंट्यूबेट करना है। और इसके अलावा एल्ब्यूटरॉल कैन आल्सो कॉज हाइपोकलीमिया, ये पोटेशियम को जो है वो एक्स्ट्रावेस्कुलर से इंट्रावेस्कुलर की तरफ शिफ्टिंग कराता है। इसलिए अगर पेशेंट को हाइपरकलीमिया हो तो एज अ ट्रीटमेंट टू कंट्रोल द पोटेशियम तो उसमें एल्ब्यूटरॉल के नेप्स भी कराए जाते हैं। इसके बाद आता है सामा। सामा इज शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट दैट इज इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम जो होता है वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। ये क्या करती है कि ये ड्राई आउट कर देती है ब्रोंक्यूल्स को, ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो सिक्रीशंस हैं उसको कम करती है, उसको ड्राई आउट कर देती है, जिसकी वजह से नॉर्मली ये ड्राई माउथ कॉज करता है, मुंह के माउथ जो है वो ड्राई हो जाता है। तो माउथ केयर ऐसे पेशेंट्स को करानी चाहिए एवरी 4 आवर टू कंट्रोल द ड्राइंग ऑफ द माउथ, ठीक है। एक्यूट एक्जिसर्बेशन में दोनों ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, साबा सामा दोनों जो है वो एक्यूट एक्जिसर्बेशन में दिए जाते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ मिला के दिया जाता है ट्रीटमेंट, ताकि इफेक्टिव रहे, ठीक है। So if the patient is on SABA and SAMA, we need to teach the patient कि naps कराते हैं every 20 hours until exacerbation control हो जाए। तो जैसे ही exacerbation control हो जाती है तो फिर जो है वो हम उसको बंद कर देते हैं। Any question? Hello? मैम ये जो आइपराट्रोपियम है ये एट्रोवेंट है? Yes, Atrovent है। तो ये हमने एवरी 20 मिनट्स करनी है? Every लेकिन 20, जस्ट अगर हाँ, एक्यूट कंटिन्यूस एक्सरबेशन है। नेप्स हम चलाते हैं ना, एक्यूट एक्जिसर्बेशन में हम बैक टू बैक नेप्स चलाते हैं ना, तो वो जी यही है, जी एवरी 20 मिनट्स ऑलमोस्ट हो जाता है बैक टू बैक नेप्स में, सही। ठीक है। इसके बाद आता है लाबा और लामा। लाबा इज लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जिसके अंदर जो है वो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है और ये मेंटेनेंस ऑफ एस्थमा और सीओपीडी में के लिए देते हैं, ताकि जो है वो अगर बार बार अटैक्स हो रहे हैं, बार बार एक्जिसर्बेशन हो रही है, तो उसमें लाबा दिया जाता है, जिसकी एग्जाम्पल है सेलमेट्रोल एंड फॉर्मोटेरॉल। इसके बाद लामा आता है, ये लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है। इसके अंदर जो एग्जांपल आती है दैट इज टायोप्रियम। टायोप्रियम के कैप्सूल्स आते हैं जो कि स्पेसर डिवाइस के अंदर लगाए जाते हैं। ये कैप्सूल्स को हमें पेशेंट को बोलना है कि इसको खाना नहीं है, इसको जो है वो स्पेसर के अंदर डाल के और इसको इनहेल करना है, ठीक है। तो ये कैप्सूल फॉर्म में आता है, उसके अंदर मेडिसिन होती है जो कि इनहेल की जाती है। ओके, इसके बाद कुछ मेडिसिन है जो कि रेस्पिरेटरी के अंदर इंपॉर्टेंट है जो हम देते हैं, दैट इज डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन। कॉफ सप्रेसेंट है, एंटीट्यूजिव होता है। अब क्योंकि ये जो है वो ओपियोइड फैमिली से ताल्लुक रखता है, ओपियोइड एनालॉग है, तो अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो हमें नैलेक्सोन या नार्केन देनी होती है। और ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और अरेस्ट कॉज कर सकता है। ये जब भी आए तो ये बोर्ड्स के अंदर, जो एग्जाम के अंदर, ये अच्छी इसकी कोई रेपुटेशन नहीं है। तो जब भी हम इसका नाम देखें तो ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज इन द नेगेटिव फॉर्म। तो इसको जब भी आपने देखना है तो ये सोचना है कि ये जो है ना बंद कर देनी है, ठीक है। बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम्स में ये अच्छी रेपुटेशन इसलिए नहीं है क्योंकि वो बोलते हैं कि कॉफ को जो है वो सप्रेस नहीं करना है। कॉफ एक डिफेंस मैकेनिज्म है, तो उसको सप्रेस नहीं करना है, उसको स्टॉप नहीं करना है। इसलिए जो है वो कॉफ अगर हो रही है तो उसको होने देना चाहिए। अगर वो इसीलिए होती है क्योंकि जो है वो गले के अंदर कोई इरिटेशन है, कोई जो है वो कोई फॉरेन पार्टिकल है या कोई डस्ट है, एनीथिंग, बट इट्स डिफेंस मैकेनिज्म, तो इसको होने देना चाहिए, इसको रोकना नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो एग्जांपल आती है दैट इज
फिनाइल एफ्रीन या फिनाइल सूडो एफ्रीन, दैट इज नेजल डिकंजेस्टेंस होते हैं। और इसके लिए हमें वरिड होना है कि ये हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। तो अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, उनमें हम नहीं देते। इसके बाद जो मेडिसिन आती है दैट इज एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन जो होती है उसमें फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन इज डायफेनहाइड्रिन, जिसको बेनाड्रिल बहुत कॉमनली बोला जाता है, और क्लोफेनेरेनमिन, लेकिन ये बेनाड्रिल के नाम से बहुत कॉमनली यूज होती है। दैट इज एंटीहिस्टामिन, बट ये फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन है। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन की एजुकेशन ये देनी है कि ये इवनिंग के टाइम पे लेते हैं, क्योंकि कॉमनली इससे सिडेशन होती है, और ये ओल्डरली पेशेंट्स में नहीं देते हैं। अगर दे रहे हैं तो बहुत कॉमनली हमें उन पेशेंट्स पे खास करके नहीं देना है जिनको यूरिनरी रिटेंशन है, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ग्लूकोमा या बावल मूवमेंट में कोई इश्यूज है तो उनको हमें नहीं देना है। सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन ड्रग्स में जो है वो ज़ायरेटेक, क्लैरिटिन और एलेग्रा, लोराटिडिन, ये मेडिसिन आती हैं। दे आर सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन्स, ठीक है। सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स जो होती हैं वो एंटीकोलिनर्जिक्स नहीं होती हैं और इसके अंदर सिडेटिव इफेक्ट्स नहीं होते हैं, तो ये दिन के टाइम पे भी दी जा सकती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जनरेशन शुड बी गिवन इन इवनिंग एंड सेकेंड जनरेशन कैन बी गिवन इन द मॉर्निंग्स। कोई सवाल है? नो मैम। ओके, तो इसके बाद हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। A client uses a metered dose inhaler (MDI) to aid in management of his asthma. Which action by the client indicates to the nurse that he needs further instruction regarding the use? Select all that apply. Activation of the MDI is not coordinated with inspiration. The client inspires rapidly when using MDI. The client holds his breath for 3 seconds after inhaling MDI. The client shakes MDI after use. The client performs puffs in rapid succession. इनमें से क्या लगता है कौन से सही हैं? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई का क्वेश्चन है। जब हम मीटर डोज इनहेलर दे रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के, तो उनमें कौन सी क्या जो है वो फर्दर इंस्ट्रक्शन देनी है मेडिसिन यूज करने की? सो दीज ऑल 5 ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। एक्टिवेट करना है एमडीआई को, और ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है इंस्पिरेशन के साथ। पेशेंट को बोलेंगे कि जल्दी जल्दी इंस्पायर करें ताकि मेडिसिन पूरी अंदर चली जाए, और 3 सेकेंड्स के लिए ब्रेथ को होल्ड करें ताकि मेडिसिन अंदर रहे, और एमडीआई को यूज करने के बाद जो है वो शेक करना है, और जो है वो रैपिडली इसको पफ को रैपिड सक्सेशन ज्यादा तेज तेज लेना है ताकि इजीली अंदर की तरफ चला जाए। मैम इसको एमडीआई को आफ्टर यूज क्यों शेक करना है? वो पहले ही हम आफ्टर शेक यूज करेंगे? नहीं, पहले भी शेक करते हैं, आफ्टर भी शेक करते हैं, ताकि जो मेडिसिन है वो बिल्कुल नीचे सेटल डाउन ना हो जाए। फर्दर इंस्ट्रक्शन है ना, ये रहा, जी ठीक जी है। फर्दर इंस्ट्रक्शंस है, तो ये कि बिफोर करना है, आफ्टर नहीं करना है, सही बोल रहे हो, जी ठीक जी, है। क्योंकि हाँ पहले मेडिसिन हाँ हमें हाँ, करनी लेकिन चाहिए। फर्दर इंस्ट्रक्शन है ना, तो इसका मतलब ये जी स्टेटमेंट गलत है, सही है। जी। 34-year-old female with a history of asthma is admitted to the emergency department. The nurse notes that the client is dyspneic with a respiratory rate of 35 breaths per minute, nasal flaring, and use of accessory muscles. Auscultation of lung fields reveals greatly diminished breath sounds. Based on these findings, which action should the nurse take to initiate the care of the client? Initiate oxygen therapy and reassess the client in 10 minutes. Draw blood for an arterial blood gas analysis and send the client for a chest x-ray. Encourage the client to relax and breathe slowly through the mouth. Administer bronchodilators.
Bronchodilator administer. Yes, yes, very good. इसके बाद है a client is experiencing severe asthma attack that has following arterial blood gas. pH 7.33 का है, PaCO2 48, PO2 58, HCO3 26. Which of the following orders should the nurse perform first? Albuterol nebulizer देंगे, chest x-ray कराएंगे, ipratropium जो है वो inhaler देंगे या sputum culture कराएंगे. फर्स्ट ऑप्शन ही होगा. एल्ब्यूटरॉल, हाँ, क्योंकि जी, जी. ये हाइपोक्सिक है पेशेंट, ठीक है, 58 का एसिडोसिस में PO2, जा रहा है. पीओ एसिडोसिस में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि PO2 58 का है, ठीक है. तो ये एल्ब्यूटरॉल देंगे ताकि जो है वो ब्रोंको डायलेशन हो और अच्छे से ऑक्सीजन अंदर जाए और ये बढ़े, ठीक है. जी. The nurse is teaching the client how to use MDI to administer corticosteroids. Which of the following client's action indicates that he is using MDI correctly? Select all that apply. The inhaler is held upright. The client is tilted down while inhaling the medicine. The client waits 5 minutes between puff. The mouth is rinsed with water following administration. The client lies supine for 15 minutes following administration. Select all that apply. So do you think one is correct? Inhaler Yes. upright. Yes. Okay, good. The head is tilted down while inhaling the medicine. यस, ये थोड़ा सा टिल्ट करते हैं नीचे अपना फेस. टिल्ट करते हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं करते हैं हम पेशेंट को जो है वो सीधा बिठा के और पफ लेते हैं, ठीक है, टिल्ट नहीं करते हैं. सही है, डाउन या नहीं करना, यानी कि अपना नहीं हेड भी करना. स्ट्रेट ही रखना है. हाँ हाँ, ठीक है. ओके. और ये 5 मिनट तक, पफ के बीच में 5 मिनट तक का गैप, इट्स बिग गैप, ठीक है, तो ये हम नहीं करते हैं. सही है, 1 to 2 मिनट्स का या 3 मिनट्स का गैप होता है, 5 मिनट इज अ बिग गैप, ठीक है. ओके. द माउथ इज रिंस्ड विथ ये तो वाटर करेंगे. फॉलोइंग, हाँ ये करेंगे ताकि जो है वो कैंडिडाइसिस ना हो जाए. द जी, जी. क्लाइंट लाइज सुपाइन फॉर 15 मिनट्स फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन. सुपाइन में नहीं लिटाते, हम फाउलर्स में बिठाते हैं, ठीक है. ओके. The client who has been taking flunicilloid 2 inhalations a day for treatment of asthma has painful white patches in his mouth. Which response by the nurse would be most appropriate? This is an anticipated adverse effect of your medicine. It should go away in a couple of weeks. You are using your inhaler too much. It has irritated your mouth. You have developed a fungal infection from your medicine. It will be treated with an antifungal agent. Be sure to brush your teeth and floss daily. Good oral hygiene will protect this problem. So इसका आंसर 3 है, ठीक है. You have developed a fungal infection from your medicine. It will be treated with antifungal agent, जो कि नाइस्टेटिन है, ठीक है, उससे ट्रीट करते हैं. नाइस्टेटिन हम देते हैं. नाइस्टेटिन को कैसे यूज करना, स्विश एंड स्वेलो करना है, दैट्स इट. अगर मैम नॉर्मल है तो उसके लिए बस हमने वैसे ही कहना है कि अपनी जो ओरल केयर कर लें, लेकिन अगर नहीं, ज्यादा हाँ, नहीं, अगर अगर मेडिसिन की यूज वजह कर रहा से है तो ना, हमने करना ही करना है. हाँ, मेडिसिन की स्टैटिन हम वजह देंगे. से, हाँ, जी, जी. मेडिसिन की वजह से ना, और वाइट पैचेस है, पेनफुल है, तो फिर हम एंटीफंगल फिर उसको मेडिसिन, दें. ओके. एंड इट्स ओवर द काउंटर ड्रग, कॉमनली हर जगह मिल जाती है. A parent calls the primary healthcare provider office requesting an appointment for an 8-year-old child. The parent states that the child has asthma and that the child reports having trouble breathing last night and does not want to go to school. In triaging this child, which is the most important question to initially ask the parent? Is your child crying and irritable? Does your child have a productive cough? Did your child have a temperature last night greater than 100? Is your child telling you at this time about having trouble breathing? लास्ट ऑप्शन है. अभी तो उसको हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो रात की बात कर रहे हैं ना. जी. A client is admitted with an exacerbation of asthma following a respiratory viral illness. Which
clinical manifestation characteristics of a severe asthma attack does the nurse expect to assess? Select all that apply. Accessory muscles use होगा. Accessory muscles use होंगे ना? Yes. asthma attack के characteristics के अंदर. जी जी एक्सेसरी मसल ठीक यूज है. होंगे. चेस्ट टाइटनेस भी होगी. ठीक है. जी और इसके अलावा हाई पिच्ड एक्सपिरेटरी वीज भी होगी. ठीक है. जी बाकी प्रोलॉन्ग इंस्पिरेटरी फेज नहीं होता है. टेकिपनिया होगा. ठीक है. सो ओनली दिस इज एक्सक्लूडेड. इसके अलावा बाकी सब हो गया. ओके. A client with an asthma exacerbation has been using her albuterol rescue inhaler 10 to 12 times a day because she cannot take a full breath. What possible side effects of albuterol does the nurse anticipate the client will report? Select all that apply. Constipation, difficulty sleeping, hives with pruritus, palpitation, tremors. डिफिकल्टी स्लीपिंग के साथ होती है और पाल्पिटेशंस भी होती हैं, ट्रेमर भी होते हैं. वेरी गुड. ठीक है. हाइव्स नहीं होंगे और कॉन्स्टिपेशन होगा. ठीक है. दैट्स इट. ओके मैम, थैंक यू. नो प्रॉब्लम. ओके. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.